नमस्कार कि उसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हमारी जो कक्षाएं चल रही थी राजस्थान का अफवाह तंत्र, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी कक्षा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था हमारे राजस्थान के जो अफवाह तंत्र में अरब सागरीय अफवाह तंत्र था उसका। तो आज हम इस कक्षा के अंदर बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। उससे पहले दो मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र में पिछली कक्षा के अंदर जाना था कि जो हमारी अरावली है इसको दो अफवाह तंत्रों में विभाजित करती है। पहला अरब सागर, दूसरा हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और एक और जो हमारे यहाँ पर अंतः प्रवाही स्थल देखने को मिलता है, इसका कारण है कि हमारे यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र, यानी ऐसी नदियाँ जो हमारे राजस्थान में ही प्रकट होती हैं और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती हैं। उसका रीजंस क्या है? उसका रीजंस है कि हमारे यहाँ पर मरुस्थल अधिक है, 2/3 भाग पर मरुस्थल है। इसके बारे में हमने विस्तृत से पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पहले भाग को देख सकते हो। तो आज हमारा अरब सागर वाला पूरा हो गया तक, और आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना, जो अरावली की पश्चिम वाली नदियां हैं वो अरब सागर की ओर जाएंगी, और जो अरावली के पूर्व वाली नदियां हैं वो कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। इसी के साथ आज हमारी कक्षा का हम शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में हम 4 नदियों को विशेष रूप से पढ़ेंगे, इनकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे, इन पर कौन से बांध बने हुए हैं, कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, उन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम चंबल को। किसको? चंबल को। चंबल जो कि हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। अगर पूर्णतः भाव से पूछा जाता है तो फिर हमारी बनास होगी। सेकंड हम बनास के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आहड़ या बेड़च के बारे में पढ़ेंगे। चौथा गंभीर नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में हम इन नदियों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने जो हमारी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ थीं, जिनमें माही थी, लूनी थी, साबरमती थी और पश्चिमी बनास थी, उनका अध्ययन अच्छे से कर लिया था। उनकी सहायक नदियों के बारे में भी जान लिया था। आज के कक्षा में हम इन चारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चंबल की शुरुआत करते हैं। चंबल हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मासी है, यानी निरंतर वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो उद्गम स्थल है इसका जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला। कहाँ से? मध्य प्रदेश से ये हमारे राजस्थान के अंदर आती है। यहाँ से एमपी से ये चलती है। इसको लिखना चाहो तो जानापाव की पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उद्गम होते ही ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है 84गढ़ से। 84गढ़ से। ये 84गढ़ कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। अब ये हमारे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है 84गढ़ चित्तौड़ से। जैसे ही चित्तौड़ में प्रवेश करती है तो चित्तौड़ पर आने के बाद में इस पर सबसे पहला जो बांध बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा राणा प्रताप सागर। इसके बाद में इस पर चूलिया जलप्रपात है। फिर ये बहते हुए चित्तौड़ से कोटा के अंदर प्रवेश कर जाती है। कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, और धौलपुर से बहते हुए ये यूपी में जाती है, यमुना में जाकर मिल जाती है येठावा नामक स्थान पर। तो आज हम इस जो हमारी चंबल है, जिसे राजस्थान के कामधेनु के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे चंबल। चंबल बताया था कि चंबल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। इसकी
पुरानी जो लंबाई थी वो 966 किलोमीटर, राजस्थान में थी 135 किलोमीटर, जो नई लंबाई है 151 किलोमीटर और राजस्थान में 320 किलोमीटर। 966 132 पुरानी लंबाई पूछ ली जाती है, तो 966 132 966 टोटल लेंथ थी, 132 किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंदर विद्यमान थी। उसके बाद में अगर नई पूछा जाता है तो 1051 किलोमीटर है और हमारे राजस्थान में कितनी है 322 किलोमीटर। जानापाव की पहाड़ियों से ये निकल करके मध्य प्रदेश से ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़ में। कहाँ पर? चौरासीगढ़ चित्तौड़ में। अब इसका अफवाह क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? अफवाह, यानी कि किस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। तो ये चौरासीगढ़ से जैसे ही प्रवेश करती है पहले पहुंचती है कोटा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद धौलपुर, और धौलपुर से जाते हुए ये कहाँ मिल जाती है? इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। ये तो था इसका अफवाह क्षेत्र। चौरासीगढ़ से प्रवेश करेगी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होते हुए इटावा यूपी में मिल जाती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। आगे अफवाह क्षेत्र हो गया, इसकी लंबाई हो गई। अब इसकी जो नदियां हैं जो महत्वपूर्ण बनती हैं, क्वेश्चन भी वहीं से बनता है, सर्वाधिक बार पूछा जाता है इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो हम जानते हैं ये हमारी चंबल नदी जैसे ही जाएगी तो इधर हमारे झालावाड़ से नदियां आती हैं जो कि कहाँ पर आकर के मिलती हैं? कोटा के अंदर। कहाँ पर मिलती है? कोटा के अंदर। पहली इसमें आती है आहू, ये काली सिंध की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। काली सिंध के उद्गम स्थल विंध्याचल मध्य प्रदेश से। सबसे पहले काली सिंध, और काली सिंध की किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और आहू किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। काली सिंध आएगी, काली सिंध में आकर के कौन सी मिलेगी? आहू। और यहाँ पर काली सिंध और आहू की नदियों के संगम पर एक औद्योगिक दुर्ग यानी जल दुर्ग है, जो कि सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण हमारे राजस्थान के अंदर माना जाता है, वो है गागरोन का दुर्ग। कहाँ पर है गागरोन का दुर्ग? झालावाड़ में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जो क्षेत्र है इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र है उसे सामेला के नाम से जानते हैं। सामेला एक विवाह की रस्म भी होती है और सामेला यहाँ के स्थान को भी कहा जाता है। कौन सा? काली सिंध और आहू का संगम स्थल का। अब काली सिंध में ऊपर से आती है परवन की सहायक नदी है नेवाज। कौन सी? नेवाज। यानी आहू, नेवाज, परवन, ये तो किसकी हैं? चंबल की उप सहायक नदियां हैं, जबकि काली सिंध की सहायक नदियां हैं। ऊपर से हमारे आती है पार्वती के ऊपर से आती है कुन्नू, और ये चंबल में आकर के मिल जाती हैं। इधर से आती है हमारी गुंजाली। कौन सी नदी आती है? गुंजाली। उसके बाद ब्रह्माणी कहाँ पर आकर मिलती है? चित्तौड़ के अंदर। इधर से आती है हमारी बनास। कौन सी? बनास आती है, और इधर से आती है सीव। अब एक यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। किसका? चंबल, बनास, सीप का। किसका? चंबल, बनास, सीप का। ये कहाँ पर बनता है? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंदर बन जाता है। और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाती है तो वो कौन सी है? चंबल की सहायक नदी है सबसे लंबी, वो है हमारी बनास। तो समझ में आया, हमारी चंबल का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से हमारे यहाँ प्रवेश करती है। इधर से मिलती है गुंजाली, उसके ऊपर ब्रह्माणी, बनास, सीव। उधर से आती है हमारी आहू, काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध चंबल में कहाँ पर मिलती है? कोटा के अंदर। उधर से नेवाज परवन की सहायक नदी है, और परवन आकर किस में मिल जाती है? काली सिंध में। पार्वती सवाई माधोपुर में आकर के मिल जाती है। कुन्नू करौली में आकर के मिल जाती है। तो ये तो थी कुछ सहायक नदियाँ। अब इनको याद कैसे रखा जाता है? तो इनको याद रखने के लिए ट्रिक है, वो है गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। पापा गुस्से में थे, उनके साथ में मम्मी भी क्या हो गई? गुस्से में। तो उन्होंने क्या किया? काला घोड़ा था, काले घोड़े पर चाकू से बार बार जोर से वार किए। तो याद कैसे रखेंगे? गु से गुंजाली। कौन सी? गुस्से से कौन सी रखेंगे? गुंजाली। में से मेज, माँ से मांगली, पा से पार्वती, ने से नेवाज या निवाज, आ से आहू,
का से काली सिंध, घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवन, बार से बनास, बार से ब्रह्माणी, चा से चाकण, कु से कुन्नू या कुराल, से सीव। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। कौन सी है? गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर चाकू से बार बार वार किया। तो ये तो थी इसकी सहायक नदियाँ। इसमें सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। यहाँ तक कंप्लीट। एक बार पुनः गुंजाली, ब्रह्माणी, बनास, सीप। इधर से आओ काली सिंध में मिल जाती है। काली सिंध कहाँ पर मिल जाती है? कोटा में आकर के चंबल में। नेवाज परवन में मिल जाती है। परवन काली सिंध में मिल जाती है और काली सिंध पुनः आकर कोटा में मिल जाती है। पार्वती सवाई माधोपुर में मिलती है। कुन्नू करौली में आकर के मिल जाती है। एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसे हम रामेश्वरम घाट के नाम से जानते हैं। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर पर कौन कौन सी का? सीप का, बनास का और चंबल का। सीप, बनास, चंबल, ये त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर पर। सवाई माधोपुर में भी कौन सी जगह? रामेश्वरम घाट के अंदर। इसकी सहायक नदियाँ चंबल की। अब इसको उपनामों से जाना जाता है। इसको चमरणवती कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम था, कामधेनु के नाम से जाना जाता है। बारहमासी नदी कहा जाता है। बारहमासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ष भर बहती है। वर्ष भर बहने वाली नदी है। वर्ष भर बहने वाली। वर्ष भर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? बारहमासी के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी, क्योंकि ये हमारा राजस्थान के यहाँ से ये गुजरती है। ये तो है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा पर। कौन सी पर? अंतर्राज्यीय पर। अंतर्राज्यीय किस पर बहती है? ये अंतर्राज्यीय पर, यानी अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे अधिक नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये हमारा राजस्थान की सीमा है। कौन सी? अंतर्राज्यीय वाली। और ये हमारी चंबल है। क्या आ रही है? चंबल। तो ये क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पहला चंबल पर। चंबल पर भी कहाँ स्थित है? चंबल पर स्थित है रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर? रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर। कभी रावतभाटा ऑप्शन में नहीं देता तो भैंसरौड़गढ़ देता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। ये नदी पर बना हुआ राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। नदियों पर बने हुए जो जलप्रपात है उनमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है चूलिया जल प्रपात। कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है चंबल नदी पर, रावतभाटा में, चित्तौड़ के अंदर। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो कितनी है? 81 मीटर। दूसरा आते हैं हम, जैसे ही चित्तौड़ को पार करके ये कोटा में आती है तो कोटा पर बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज। ये किस पर बना हुआ है? NH 27 पर। किस पर? NH 27 पर। कहाँ पर बना हुआ है? कोटा के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है? कोटा के अंदर। पहला हैंगिंग ब्रिज है, NH 27 पर बना हुआ है, कोटा के अंदर बना हुआ। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, 81 मीटर का है। रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। रावतभाटा नहीं आता है तो कभी आ जाता है भैंसरौड़गढ़। कौन सा? भैंसरौड़गढ़। इतना याद रखना, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी कामधेनु बारहमासी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे इस पर बांध बने हुए हैं। 4 बांध परियोजना हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछी भी जाती हैं। इन चारों में से 3 हमारे राजस्थान के अंदर है और 1 MP के अंदर स्थित है। तो हम शुरुआत करते हैं चंबल के उद्गम स्थल से, कौन सा बांध बना हुआ है। तो इस पर सबसे पहला बांध बना हुआ है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सा? गांधी सागर। कौन सा बांध स्थित है? गांधी सागर। गांधी सागर पर जो विद्युत उत्पादन की जाती है, गांधी सागर मंदसौर में है। कहाँ पर है? मंदसौर कहाँ है? MP के अंदर। यहाँ पर गांधी सागर बना हुआ है। यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन किए हैं वो 5
यूनिट स्थापित की गई हैं, 5 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। और 5 इकाइयाँ कैसे स्थापित की गई? एक इकाई 23 की, यानी 23 मेगावाट की। तो 23 इंटू 5 करते ही हमारे पास कितने आ जाते हैं? 23 इंटू 5 करते ही हमारे पास में आ जाते हैं 115 मेगावाट। कितनी है? 115 मेगावाट। अगर इसकी दृष्टि से देखा जाता है कि चंबल पर सबसे बड़ा बांध, अगर प्रॉपर राजस्थान में नहीं पूछता है चंबल पर सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है? गांधी सागर है। लेकिन याद रखना, अगर वो विद्युत उत्पादन में पूछ लेता है तो हमारा गांधी सागर नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? हमारा राणा प्रताप सागर होगा। उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आगे है हमारा गांधी सागर को पढ़ लिया हमने। कहाँ पर स्थित है? मंदसौर एमपी में 5 इकाइयाँ स्थापित हैं, 23 मेगावाट की यहाँ पर हैं। ये एमपी का चंबल नदी पर बनने वाला सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में आते हैं हम राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की स्थिति कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर ये है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये हमारे राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से पहला है, फर्स्ट है जल भराव की दृष्टि से। जल भराव की दृष्टि से ये पहला है। रावतभाटा में ही क्या होता है? ये कहाँ पर बना हुआ है? प्रॉपर स्थान पूछता है तो रावतभाटा भी कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। यहाँ पर रावतभाटा को हम अणु नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अणु नगरी। तो यहाँ पर जो परमाणु संयंत्र है उसके लिए भी जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? राणा प्रताप सागर से की जाती है। जैसे ही हम राणा प्रताप सागर के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है चूलिया जलप्रपात। क्या मिलता है? चूलिया जलप्रपात। इस पर जो विद्युत उत्पादन की जाती है वो की जाती है 172 मेगावाट। कितनी की जाती है? 172 मेगावाट। कैसे? 43 की 4 यूनिट हैं, 43 मेगावाट की 4 यूनिट हैं, 172 मेगावाट कुल बिजली का उत्पादन ये करता है। कौन सा? राणा प्रताप सागर। हम राणा प्रताप सागर से चलते हैं थोड़ा सा आगे तो हमें एक और मिलता है जवाहर सागर। कौन सा बना हुआ है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर कोटा के अंदर स्थिति है। यहाँ पर 33 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, यानी कुल बिजली का उत्पादन पूछा जाए 99 मेगावाट। 115, 172, 99 मेगावाट। अगर विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो रावतभाटा यानी कि राणा प्रताप सागर। अगर सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है चंबल परियोजना पर तो कौन सा होगा? हमारा गांधी सागर बांध। इसके बाद में हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, कोटा के अंदर कोटा बैराज बना हुआ है। ये विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित नहीं किया गया। इसको स्थापित करने का मकसद है कि इसका जो जल है उसे किसके लिए? सिंचाई सुविधाओं के लिए प्राप्त या सिंचाई सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2। एक तो दाई नहर, एक बाई नहर। दाई नहर कोटावारा के लिए निकाली गई है और दाई नहर कोटावारा एमपी के लिए निकाली गई है, बाई नहर कोटावारा के लिए निकाली गई है। बाई नहर कोटावारा दोनों में कॉमन है, सिर्फ याद रखना दाई में एमपी के लिए निकाली गई है। अब इस पर 14 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं, 14 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। 8 तो कहाँ आती हैं? हमारे कोटावारा के अंदर, और 6 मध्य प्रदेश के अंदर जाती हैं। इस प्रकार से इस पर कुल कितनी है? 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। हमने पढ़ा था चंबल पर सबसे पहला बांध गांधी सागर, उसके बाद में हमने पढ़ा था गांधी सागर के बाद में राणा प्रताप सागर, रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, अणु नगरी को पानी की सप्लाई करता है। इसके बाद में इसके नीचे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद में जवाहर सागर पर 3 यूनिट स्थापित की गई हैं, प्रत्येक की क्षमता 33 मेगावाट है। तो यहाँ पर कुल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में कोटा बैराज जो कोटा के अंदर स्थिति है, इसको सिंचाई की दृष्टि से बनाया गया है या सिर्फ सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ से 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, 2 मुख्य नहरें, 2 में से एक दाई नहर है। दाई नहर 12 कोटा एमपी के लिए निकलती है, बाई नहर है जो कोटा 12 के लिए निकलती है। 14 लिफ्ट नहर हैं, 14 में से कोटा और 12 के लिए हैं 8 नहरें और 6 नहरें हमारी एमपी के लिए हैं। तो ये तो थी हमारे जो बांध परियोजना चंबल से बनने वाली थी। हमने बिजली उत्पादन पढ़ दिया, मंदसौर
जो हमारे गांधी सागर था 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, और जो जवाहर सागर वाला था वो कितनी करता है, 99 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। बिजली उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध चंबल का राणा प्रताप सागर। चंबल का सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है हमारा, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कोटा बैराज पर विद्युत उत्पादन नहीं की जाती, इस पर सिर्फ सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ये तो थे हमारे बांध, और ये तो थी हमारी चंबल नदी। क्या थी, चंबल नदी। पुनः रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो आप। चंबल आई कहाँ से, जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करने के बाद में सबसे पहला बांध इस पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर। अगर एमपी की बात की जाती है तो इस पर बना हुआ है गांधी सागर। आगे चलते हैं हम राणा प्रताप सागर के बाद में, तो यहाँ पर बना हुआ है जवाहर सागर से आगे चलते हैं हम, तो कोटा के अंदर ही बना हुआ है कोटा बैराज। क्या बना हुआ है, कोटा बैराज। यहाँ पर से सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है गांधी सागर। अगर विद्युत उत्पादन में पूछा जाता है तो 172 मेगावाट। यहाँ पर कितनी की जा रही थी, यहाँ पर की जा रही थी 115 मेगावाट। जवाहर सागर में 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें कौन सी, दाई और बाई। तो दाई नहर हमने पढ़ा था कोटा 12 और एमपी के लिए निकाली गई है। वहीं दाई नहर पूछी जाती है तो कोटा और 12 के लिए निकाली गई है। कोटा 12 के लिए 8 नहरें आती हैं और एमपी के लिए 6 नहरें जाती हैं। टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, 14 लिफ्ट नहरें हमारे यहाँ से निकाली जाती हैं। ये तो था हमारे जो चंबल पर बनने वाले प्रमुख बांध थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर। इसी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। और एक और बना हुआ है कोटा के ही अंदर, इस पर कोटा के अंदर बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज। क्या बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज। कोटा के अंदर बना हुआ है NH 27 पर। किस पर, NH 27 पर स्थिति कोटा। इन दोनों राणा प्रताप सागर की चित्तौड़ है। राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। जवाहर सागर और कोटा बैराज कहाँ पर है, कोटा के अंदर स्थित हैं। ये तो थी हमारी चंबल परियोजनाओं पर बने हुए कुछ महत्वपूर्ण बांध। अब आगे चलते हैं हम। आगे है हमारी बनास नदी। चंबल हमारी यहाँ पर समाप्त होती है और अंततः कहाँ जाकर के मिल जाती है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में यमुना में जाकर के मिल जाती है। आगे है हमारी बनास। अब बनास के बारे में पूछा जाता है कि बनास का उद्गम स्थल कहाँ से होता है और बनास में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अब हम बनास को पढ़ते हैं। बनास हमारी एक सेकेंड, बनास हमारी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। ये हमारी बनास है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। इधर नीचे से हमारी एक और नदी आती है, वो आती है कौन सी, आहड़ या वेड़च। कौन सी आती है, आहड़ या वेड़च। इधर हमारे भीलवाड़ा से एक और नदी आती है, वो आती है मैनाल। ये तीनों बनास खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। आहड़ जिसे हम बेड़च के नाम से भी जानते हैं, ये गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। मैनाल भीलवाड़ा से आती है और तीनों कहाँ पर आकर के, बीगौद के अंदर। किसमें, बीगौद कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कौन कौन सी, बनास, आहड़ या बेड़च और मैनाल। अगर इसकी बात की जाती है अपवा क्षेत्र की, बनास का अपवा क्षेत्र कौन सा है, तो अपवा क्षेत्र है RBC और कौन सा, ATMs, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी लंबाई पुरानी है 480 किलोमीटर और नई है 512 किलोमीटर। और बनास की जो हमारे राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः बहाव की दृष्टि से पूछा जाता है तो कौन सी है, बनास, क्योंकि इसका विस्तार किस में देखने को मिलता है, हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। अंततः ये कहाँ जाकर मिल जाती है,
ये चंबल में जा करके मिल जाती है। आगे जैसे ही खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से ये नदी निकल करके आगे आती है तो बीगोद भीलवाड़ा में एक नदी आती है मैनाल, दूसरी आती है आहड़ या बेड़च, यहाँ पर आकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं। यहाँ से निकलने के बाद में जब बनास आगे की ओर चलती है तो कोठारी नदी देवेर की पहाड़ी राजसमंद से, कोठारी नदी देवेर की पहाड़ी राजसमंद से आकर के भीलवाड़ा शहर में किस में मिल जाती हैं, इस बनास के अंदर। आगे जैसे ही ये बनास थोड़ा आगे और चलती है तो बिजराल की पहाड़ी से आती है खारी नदी। कौन सी? खारी नदी आएगी। इधर से जो हमारी ऊपर से अजमेर से टोंक, अजमेर वाला क्षेत्र है, उससे आती है डाई। कौन सी? डाई। इधर से खारी और ये बनास, तो बनास डाई प्लस खारी, ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती हैं? राजमहल टोंक के अंदर। कहाँ पर बनाती हैं? राजमहल टोंक के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। आगे ये कहाँ पर जाती है? ये आगे जाकर के रामेश्वरम घाट में चंबल में मिल जाती है। हमने पहले पढ़ लिया था रामेश्वरम में बनास, सीप और चंबल का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। अब इसकी सहायक नदियों को पूछा जाता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं कड़ा, मासिका, मैना, मेवा और आम को खा गई। कड़ा किसका था? कड़ा था मौसी का। किसका था? कड़ा मौसी का। जो मैना थी वो मेवा और आम दोनों को खा गई। मैना बहुत खराब थी क्योंकि वो मेवा और आम दोनों को खा गई। तो याद कैसे? काली सिंध, डे से डाई, माँ से मानसी, में से मैनाल, में से मेजा, बा से वांडी, आ से आहड़, वेड़च, को से कुठारी, खा से खारी। कौन सा हुआ? कड़ा मासी का था, मैना मेवा और आम को खा गई। जो मैना थी वो मेवा और आम को खा गई। बस इतना याद रखना है, कड़ा मौसी का, मैना मेवा और आम को खा गई। काली सिंध, डाई, मासी, मैनाल, मेजा, वांडी, आहड़ या बेड़च, कोठारी और खारी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। पुनः बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, हमारे नीचे से आती है गोगुंदा से आहड़ या बेड़च, जो बीगोद में आकर के मिल जाती है। हमारी भीलवाड़ा से आती है मैनाल, और वो भी कहाँ पर मिल जाती है? भीलवाड़ा के अंदर बीगोद में। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसके बाद में हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर कोठारी नदी मिलती है जो देवेर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। उसके बाद में खारी नदी जो कि बिजराल की पहाड़ी से आती है। बिजराल की पहाड़ी कहाँ से? राजसमंद से। कहाँ से? राजसमंद से आती है। देवेर की पहाड़ी भी कहाँ है? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी भी कहाँ है? राजसमंद से। खारी, कोटारी, बनास तीनों का उद्गम स्थल राजसमंद है। ऊपर अजमेर से आती है हमारी डाई नदी। अजमेर से आती है डाई नदी और ये त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल टोंक के अंदर। और आगे चल कर के जो हमारी बनास है वो किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और ये चंबल में कहाँ पर मिलती है? रामेश्वरम घाट पर। ऊपर से आती है सीप। तो ये तीनों एक और त्रिवेणी संगम बना देती हैं। तो आप देख सकते हो एक त्रिवेणी संगम यहाँ पर बना हुआ है बीगोद भीलवाड़ा में। किसका? बनास डाई खारी का। एक ये राजमहल टोंक वाला यही है त्रिवेणी संगम बनास डाई खारी वाला। कहाँ पर है? राजमहल टोंक के अंदर। एक बीगोद भीलवाड़ा में है बनास, मैनाल और आहड़ का। किसका है? बनास आहड़ और मैनाल का। कहाँ पर है? बीगोद भीलवाड़ा के अंदर। आगे चलते हैं। इस पर बनने वाले महत्वपूर्ण बांध। कोठारी पर बना हुआ है मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। कोठारी किसकी सहायक नदी है? ये कौन सी नदी है? ये है हमारी बनास। कौन सी है? बनास। कोठारी नदी किस में आकर के मिल जाती है? बनास में। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर। आगे चलने पर बनास पर ही बना हुआ है बीसलपुर बांध। कौन सा? बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहाँ पर बना हुआ है? टोंक पर। यह राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना है, सबसे बड़ी जल परियोजना है। पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। आगे चलते हैं हम इसी पर। तो इसी पर बना हुआ है बनास पर ईशरदा बांध। ईशरदा बांध कहाँ पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। आगे अब बनास के उपनामों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 मिनट।
तो हम पढ़ रहे थे बनास के बारे में। बनास के बारे में हम इसके उपनाम जानते हैं। इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो इसके उपनाम है बन की आशा। क्या? बन की आशा, बरणासा। क्या नाम है? बन की आशा, बरणासा या वशिष्ठी नदी। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? वैसे बनास, वैसे बन की आशा, वैसे बरणासा, वैसे वशिष्ठी। बनास के ये 3 उपनाम हैं। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगर पूरे राजस्थान की अगर प्रॉपर पूछा जाता है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी बनास। आगे जो बनास पर हमने बीसलपुर बांध पढ़ा था टोंक के अंदर, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर। बीसलपुर पर कौन कौन से जिलों को पानी की आपूर्ति की जाती है? तो ए से अजमेर, ए से अजमेर, एन से नागौर, एन से नागौर, टी से टोंक, डी से दौसा, डी से दौसा, जे से जयपुर, किसको की जाती है? जयपुर को। ठीक है। एस डब्ल्यू एम से सवाई माधोपुर, कौन सा? सवाई माधोपुर। ठीक है, याद रखना। ए से अजमेर को, एन से नागौर को, टी से टोंक को, डी से दौसा को, जे से जयपुर को और एस डब्ल्यू एम से सवाई माधोपुर को। सबसे बड़ी परियोजना है और ये इसको जलापूर्ति करती है इन जिलों को। सबसे बड़ा कंक्रीट से निर्मित बांध है जो हमारा बीसलपुर बांध है, वो कंक्रीट से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे अब चंबल से जोड़ा जाएगा। जो हमारी अमृत क्रांति है नदी जोड़ो भारत के तहत, इसको किससे जोड़ा जाएगा? चंबल से जोड़ा जाएगा। किसको? बीसलपुर बांध को। इसकी वजह से पानी की आपूर्ति और अधिक बनी रहे। तो ये तो थी हमारी बनास। बनास के बारे में 1-2 फैक्ट और। बीसलपुर कंजर रिजर्व बना हुआ है। कब बना था ये? 2008 में। और राजस्थान का पहला कंजर रिजर्व क्षेत्र था कौन सा? बीसलपुर वाला। इसी बीसलपुर बांध पर बना हुआ है रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र। क्या बना हुआ है? रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र। बीसलपुर कंजर रिजर्व बना हुआ है जो 2008 के अंदर बना था और ये हमारे राजस्थान का पहला था। ये तो थी हमारी कौन सी? बनास। बनास को पुनः पढ़ लेते हैं हम। बनास खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, मैनाल, आहड़, बीगोत, भीलवाड़ा में आकर के पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे चलने पर कोठारी नदी जो देवेर की पहाड़ी से आती है, उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं हम, खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी से आती है। और ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? खारी, कोठारी, बनास, राजसमंद से। ऊपर से आती है अजमेर से हमारे कौन सी? डाई नदी। और इधर से आती है बनास, ये खारी। ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं कहाँ पर? राजमहल टोंक के अंदर। अनंततः जाकर के चंबल में मिल जाती है रामेश्वरम घाट पर। ऊपर से सीप आती है, इधर से बनास, इधर से चंबल। तो रामेश्वरम घाट पर एक और त्रिवेणी संगम बन जाता है। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में देखा था हमने। खड़ा मासी का था, मैना मेवा और आम को खा गई। कैसे? काली सिंध, डा से डाई, मानसी, मेवा, मेनाल, मेजा, बांडी, आहड़, वेड़ज, कोठारी या खारी। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो पुरानी थी 480 किलोमीटर, नई है 512 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र पूछा जाता है तो आरबीसी और एटीएम से। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसके मुख्य नाम बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बनास पर बीसलपुर बांध बना हुआ है टोंक, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ा कंक्रीट से निर्मित बांध है। नदी जोड़ों के तहत चंबल से जोड़ा जाएगा जिसे अमृत क्रांति में शामिल किया गया है। आगे ईसरदा बांध जो सवाई माधोपुर पर बना हुआ है। आगे इसके उपनाम पढ़े थे बन की आशा, बरणासा, वशिष्ठी। राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से पहली नदी है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर है। इसको किन जिलों को पेयजल ये आपूर्ति करती है? तो वो है ANT-DJ सवाई माधोपुर। ANT-DJ है वो सवाई माधोपुर का है। अजमेर है, नागौर है, टोंक है, दौसा है, जयपुर है और सवाई माधोपुर ये। और इस पर बीसलपुर कंजर रिजर्व बना हुआ है जो 2008 के अंदर राजस्थान का पहला कंजर रिजर्व था। रंगीन मछलियों का यहाँ पर प्रजनन केंद्र स्थित है। तो चंबल और बनास हमारी समाप्त हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं हम किस पर? आहड़ या बेड़च को। किसको पढ़ेंगे हम? आहड़ या बेड़च को।
आहड़ या बेड़च को हम पढ़ेंगे। आहड़ या बेड़च को हमने पिछली बनास में पढ़ लिया था कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, गोगुंदा हिल्स उदयपुर से। गोगुंदा हिल्स उदयपुर से आहड़ प्रवेश करती है और यहाँ पर उदय सागर झील में आकर गिरती है। ये उदय सागर झील में गिरने के बाद में अभी तक इसका नाम था आहड़, लेकिन यहाँ से झील से गिरने के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च। क्या नाम हो जाता है, बेड़च। जब ये बेड़च हो जाती है तो इसके बाद में गंभीरी नदी जो कि एमपी से आ रही है, गंभीरी अलग है और गंभीर नदी अलग है, तो याद रखना गंभीरी नदी एमपी से प्रवेश करती है और चित्तौड़ में आकर के किस में मिल जाती है, बेड़च में। अब इन दोनों के संगम पर एक किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। पठार कौन सा है, मैसा का पठार। मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। अब यहाँ से आगे चलती है हमारी बेड़च नदी। बेड़च आकर चल करके किस में मिल जाती है, बीगोद में, क्योंकि हमने पढ़ा था बीगोद में त्रिवेणी संगम है। बीगोद कहाँ है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। ऊपर से आती है हमारी मैनाल, बनास, बनास मैनाल और बेड़च, ये तीनों क्या बनाती हैं, बेड़च, मैनाल प्लस बनास, ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कहाँ पर, बीगोद भीलवाड़ा के अंदर। अब इसका अपवा क्षेत्र पूछा जाता है, तो इसका अपवा क्षेत्र भी चित्तौड़ उदयपुर भीलवाड़ा, चित्तौड़ उदयपुर भीलवाड़ा। आहड़ गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, बेड़च के नाम से जानी जाती है। बेड़च में सबसे पहली नदी आकर के गिरती है हमारी गंभीरी नदी, जो मध्य प्रदेश से आती है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, जो मैसा के पठार पर स्थित है। आगे चलने के बाद में इसमें नदी आती है हमारी कौन सी, ये कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, ये बनास में जाकर के मिल जाती है। बनास में ऊपर से आती है हमारी मैनाल, इधर से बेड़च, मैनाल और बनास तीनों संगम बनाती हैं बीगोद भीलवाड़ा के अंदर। ये कौन सा संगम है, त्रिवेणी संगम है। तो अभी देख सकते हैं बनास जो नदी है वो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी कौन सी है, हमारी बनास है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, बनास है। आगे चलते हैं हम बनास, आहड़ या बेड़च के बाद में गंभीर नदी। गंभीरी थी तो किसकी थी, बेड़च की सहायक नदी। ये किसकी है, ये गंभीर नदी है। क्या है, गंभीर नदी। अब गंभीर नदी का बिल्कुल फंडा सिस्टम है कि सपोटरा तहसील करौली से, सपोटरा तहसील करौली से ये निकलती है। इसमें पार्वती आकर के मिल जाती है। इसका अपवा क्षेत्र पूछा जाता है तो करौली और भरतपुर। अपवा क्षेत्र करौली भरतपुर, निकलती कहाँ से है तो सपोटरा तहसील करौली से। पार्वती सेकंड इसमें आकर के मिल जाती है, ये यमुना में जाकर के मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि बहुत कम ही रेयर कंडीशन में पूछा गया है गंभीर नदी की। तो गंभीर नदी की अगर याद करनी है तो अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है, कि अम्मा हमारी जो भदावरी भैंस है वो कहाँ खड़ी है, बाहर खड़ी हुई है। याद ऐसे अटा, माँ से माची, भदावरी से भद्रावती, भैंसे भैंसावट और बरखेड़ा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन सी, बरखेड़ा, भैंसावट, भद्रावती, माची और अटा किसकी सहायक नदियाँ हैं, गंभीर नदी की। गंभीर नदी सपोटरा तहसील करौली से निकलती है। पार्वती सेकंड भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, प्रमुख सहायक नदी है वो पार्वती सेकंड है। ठीक है, ये किसका अपवा क्षेत्र, करौली भरतपुर है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनका हम अध्ययन करते हैं, जैसे राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से बनास है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान के ऐसे ज़िले जिनमें नदी नहीं बहती, चलो लिख ही लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। राजस्थान के वे जिले जिनमें नदी नहीं बहती, जिले जिसमें नदी नहीं बहती। अब राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले जिनमें नदी नहीं बहती, तो एक तो है चुरू और दूसरा है बीकानेर। चुरू बीकानेर राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती। सर्वाधिक नदियों वाला जिला,
तो वो है सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो कौन सा है हमारा, चित्तौड़। कौन सा है, चित्तौड़। और अगर संभाग पूछा जाता है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ये तो हो गया जिला, क्या हो गया, जिला। ये संभाग कौन सा है, संभाग, तो संभाग है कोटा। कौन सा है, कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। सर्वाधिक जिले की पूछा जाता है तो चित्तौड़ के अंदर, और वे जिले जिनमें नदी नहीं बहती तो चुरू और बीकानेर है। पढ़ लिया था हमने। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से तो वो है बनास। कौन सी है, बनास। और राज्य की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो वो है चंबल। कौन सी है, चंबल, चंबल। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है बनास। कौन सी बनाती है, बनास नदी त्रिवेणी संगम सर्वाधिक बनाती है। और महत्वपूर्ण फैक्ट देखे जाते हैं तो फिर पूछा जाता है इनकी कि सबसे आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो नदियां हैं उनका आरोही या अवरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम में दो पूछा जाता है, एक तो लंबाई के आधार पर और दूसरा अपवाह क्षेत्र के आधार पर। लंबाई के आधार पर पूछा जाता है तो सबसे लंबी नदी चंबल, कितनी, 1051 किलोमीटर। सेकंड है माही 576 किलोमीटर। थर्ड है बनास 512 किलोमीटर। फोर्थ है लूणी 495 किलोमीटर। ये तो किसके आधार पर है, लंबाई के आधार पर। पहले चंबल, माही, बनास, लूणी, चंबल, माही, बनास, लूणी, चंबल, माही, बनास, लूणी, ये लंबाई के आधार पर। अपवाह के आधार पर देखा जाता है तो बनास, क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में लूणी, चंबल, माही, क्योंकि चंबल का और जो माही का थोड़ा सा ही पार्ट हमारे राजस्थान के अंदर पाया जाता है, जबकि ये हमारे राजस्थान में, ये तो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। लूणी गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन अपना सर्वाधिक योगदान राजस्थान में देती है। ये चंबल और माही तो हमने देखा थोड़ी सी ही हमारे राजस्थान से गुजरती है। चंबल ये 4 जिलों से, जो हमारे पूर्वी ज़िले हैं उनसे गुजरती है। कुछ दक्षिणी भी ज़िले हैं जैसे चित्तौड़ के बाद कोटा के बाद सवाई माधोपुर, करौली के बाद में ये कहाँ पर आ जाती है, धौलपुर के अंदर आ जाती है। एक बूंदी, कहाँ पर, बूंदी के अंदर। तो इसका अपवाह क्षेत्र ये है, किसका, चंबल का। और माही का हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। तो लंबाई के आधार पर चंबल, माही, बनास, लूणी। अपवाह क्षेत्र के आधार पर बनास, लूणी, चंबल, माही। तो ये तो थी आज की हमारी कौन सी, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं हम अपनी जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं उनको लेकर के। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।